नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ, जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहा है 7 दिसंबर को और क्लोज हो रहा है 9 दिसंबर को। आज की रिव्यू वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या हमें इस आईपीओ को लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज की रिव्यू वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस रेड बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करो, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की, यानी कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है और कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। RateGain Travel Technologies is one of the leading distribution technologies companies globally, यानी ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्लोबली, एंड द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइडर, और लार्जेस्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर की इन द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी की और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर की, किसमें प्रोवाइड करती है? ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। ये फर्म ऑफर करती है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस अक्रॉस डिफरेंट वर्टिकल, यानी इन जो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस में जो डिफरेंट वर्टिकल होते हैं लाइक होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल, क्रूजेस, फरारीज, इन सबको ये जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। आगे मैं बात करूं तो रेटगेन ट्रैवल डिलीवर्स करता है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन थ्रू द SaaS प्लेटफॉर्म थ्रू 3 बिजनेस यूनिट। अभी इनके जो 3 बिजनेस यूनिट्स है उसके थ्रू ये जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला इनका जो बिजनेस यूनिट है वो है डेटा एज अ सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद है ये डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं एज ऑफ जून 30, 2021 की, द बिजनेस सर्व्स ओवर 1400 कस्टमर इंक्लूडिंग 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, 6 कॉन्टिनेंट होटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स, केस्लर कलेक्शन, लेमन ट्री होटल्स, ओयो होटल्स, होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये सारे इनके कस्टमर है। तो एक बार मैं कस्टमर आपको दोबारा से बता देता हूं, थोड़ा आइडिया दे देता हूं। ओवरऑल 1400 कस्टमर्स को इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसमें से 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर बड़े नाम देखे तो लेमन ट्री होटल्स, ओयो होटल्स, इनको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे मैं बात करूंगा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो जैसे कि हमने बात करी है, इनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। ऑलमोस्ट इनके पास 1434 कस्टमर्स हैं, इंक्लूडिंग 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज एज ऑफ जून 30, 2021, ठीक है। सेकंड इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इंडस्ट्री रेलिवेंट SaaS सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अभी ये इनोवेटिव तरीके से अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन की जो सर्विस है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड इनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सॉल्यूशन फॉर द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। यानी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बहुत ही सही तरीके से बनाया गया है, किनके लिए? ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के लिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ओवरऑल इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। उसके बाद में अगर बात करूं लास्ट कॉम्पिटिटिव की, तो वो है डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट टीम विद डोमेन एक्सपर्टाइज। तो मैनेजमेंट जो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करूं तो भानु चोपड़ा एंड मेघा चोपड़ा आर द कंपनी प्रमोटर्स। अभी हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल्स हमें यह बताएंगे कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, या लॉस फेस कर रही है। तो फाइनेंशियल्स को देखना और फाइनेंशियल्स को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अब हम बात कर रहे थे कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो एज ऑफ 31 मार्च 2019 की, तो इनका जो रेवेन्यू है वो है 272 करोड़ के आसपास। उसके बाद रेवेन्यू इंक्रीज होता है 457 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2021 की, तो 264 करोड़ का जो है रेवेन्यू है टोटल। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज ऑफ 31 अगर 2021 की,
तो 131 करोड़ का जो यहां पर रेवेन्यू निकल के आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, तो एज ऑफ 31 मार्च 2019 को इनका जो प्रॉफिट था वो था 11 करोड़ के आसपास। उसके बाद 31 मार्च 2020 में इनको लॉस हुआ ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास। उसके बाद ये लॉस थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला और इनका लॉस हुआ एज ऑफ 31 मार्च को 28 करोड़ के आसपास। तो अभी अगर हम बात करें तो अभी कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है। लास्ट 2 ईयर से कंपनी लॉस कर रही है। अब इसका रीजन कहीं हद तक कोविड भी है, बिकॉज कोविड के टाइम में आपने देखा होगा ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। अभी इनका काम उन कंपनीज के साथ ज्यादा है, यानी ट्रैवल कंपनीज और होटल कंपनीज के साथ ज्यादा है, तो इसीलिए इनको काफी इफेक्ट पड़ा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू, यानी ये आईपीओ ला क्यों रहे हैं, इनका क्या कारण है आईपीओ लाने का और आईपीओ के जो फंड्स यूटिलाइज कहां करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इनके ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस डेट अवेल्ड बाय द रेडगेन यूके। अभी इनकी जो रेडगेन यूके वाला जो सब्सिडरी है उन्होंने कुछ डेट लिया था, जो वहां पर कंपनी है इनकी वहां उनके लिए डेट लिया था, उसकी या तो हाफ पेमेंट करेंगे या फुल पेमेंट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव है मेक पेमेंट ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ DHISCO। ठीक है, जो इनका DHISCO डिस्को जो भी इनका वो इन्होंने जिस चीज के लिए पैसा लिया था उसकी ये कहीं हद तक आधी पेमेंट कर देंगे। थर्ड इनकी जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एंड इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्विजिशन करेंगे कंपनी में। फोर्थ इनका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव, यानी ये अपना पैसा कहां कहां पे लगाएंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लगाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाएंगे, और ये परचेज करेंगे कैपिटल इक्विपमेंट फॉर द कंपनी डेटा सेंटर एंड मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जो कि हर आईपीओ का होता है। अब हम बात करेंगे कुछ आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो जैसे कि आईपीओ मैंने आपको बताया है 7 दिसंबर से ओपन होकर 9 दिसंबर को क्लोज होगा। बुक बिल्ट इशू आईपीओ है, 1 रुपीज की फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की बात करूं तो 405 to 425 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस प्राइस बैंड यहां पर रखा गया है। मार्केट लॉट की बात करूं तो 35 शेयर्स का मार्केट लॉट है। लिस्टिंग की बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे लिस्टिंग है। इशू साइज की बात करूं 1335.74 करोड़ का यहां पर इशू साइज है, ऑलमोस्ट 1335 करोड़ का यहां पे इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 375 करोड़ और बाकी का पूरा ऑफर फॉर सेल है 960.74 करोड़, यानी 960 करोड़ का यहां पर ऑफर फॉर सेल है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का। फ्रेश इशू का मतलब है ये जो पैसा है 375 करोड़ ये कंपनी के पास आएंगे, प्रोमोटर्स के पास नहीं जाएंगे। जो 960 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है उसका पैसा प्रोमोटर्स के पास जाएगा, कंपनी के पास नहीं जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करूं तो अगर इनका एम्प्लॉय अप्लाई करते हैं तो उनको 40 रुपीज पर शेयर का यहां पे एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए यहां पर जो पोर्शन रखा गया है वो ऑफर कर रहे हैं 75% ऑफ द इशू, रिटेल इंडिविजुअल के लिए 10% ऑफ द इशू रखा गया है और HNI के लिए यहां पर 15% ऑफ द इशू रखा गया है। अभी हम बात करेंगे कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल्स के बारे में। तो आईपीओ आपको पता है 7 दिसंबर को ओपन होगा, क्लोज होगा 9 दिसंबर। अलॉटमेंट डेट रखी गई है 14 दिसंबर, यानी 14 दिसंबर या 15 दिसंबर, कभी कोई अलॉटमेंट आने में एक दिन फालतू लग जाता है, तो 14 या 15 दिसंबर को अलॉटमेंट का पता चल जाएगा। अगर आपको रिफंड नहीं आते तो 15 दिसंबर को रिफंड की डेट रखी गई है। रिफंड आने में भी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आपका रिफंड उसके बाद भी नहीं आता, और कभी कभी मैंने देखा है रिफंड कितने टाइम नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जाना है और यहां पे लिखना है आईपीओ रिफंड प्रोसेस। तो जैसे ही आप आईपीओ रिफंड प्रोसेस लिखोगे आपको ये मेरी पहली वीडियो नजर आ जाएगी 92,000 व्यूज के साथ। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको रिफंड आईपीओ का मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट। उसकी डेट रखी गई है December 16, 2021 की। काफी लोगों की क्वेरीज होती है कि जिस डेट को क्रेडिट रखा जाता है यानी डीमैट अकाउंट में आने चाहिए शेयर्स नहीं आते। तो मैं आपको बता दूं जिस दिन लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग से पहले यानी 10 बजे लिस्टिंग होती है, आप सुबह अपने डीमैट में शेयर देखना 9, 7, 8, 9 बजे करीब शेयर्स आ जाते हैं। लिस्टिंग डेट की बात करूं तो December 17, 2021 की यहां पर लिस्टिंग की डेट रखी गई है।
मिनिमम लॉट साइज की अगर मैं बात करूं आईपीओ के लॉट साइज की, तो मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो रिटेल में, जिसके अमाउंट होगा, जिसमें शेयर्स होंगे 35 और अमाउंट होगा 14,875। मैक्सिमम 13 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें टोटल शेयर्स होंगे 455 और अमाउंट होगा 1,93,375। आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो इस टाइम प्रमोटर होल्डिंग 67.29% है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस के बारे में। तो अब हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में, और स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, इंक्लूड करता है लीडिंग ब्रांड्स लाइक इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स, केसलर कलेक्शन, लेमन ट्री होटल्स, ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने इस टाइम ऐड करे 147 कस्टमर्स इन द लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स, यानी लास्ट 3 सालों के अंदर 147 कस्टमर्स को ऐड किया गया है, विच शोज इट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ, और वो इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ को शो करता है। RateGain has also high customer retention, which is reflected by gross revenue retention that stood at 89.2% in financial year 2021। तो ये कुछ बातें इनकी स्ट्रेंथ है। अब हम बात करेंगे वीकनेस की कि क्या इनकी वीकनेस है। तो लास्ट 2 years have seen a big slump in a net profit, largely due to global lockdown and recession in the travel and hospitality sector। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेक्टर यानी ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ था वो उनमें सबसे ज्यादा जो मैंने देखा था, मतलब मैंने क्या सबने देखा, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो वो एक इनकी वीकनेस है। अगर ऐसा सिचुएशन आगे फिर आती है तो कहीं हद तक इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, द कंपनी हैज बीन ग्रेजुअली बाउंसिंग बैक। अभी कंपनी धीरे धीरे बाउंस बैक कर रही है विद द इंक्रीज इन वैक्सीनेशन ड्राइव एंड ओपनिंग अप द ट्रैवल एंड टूरिज्म। अभी जैसी वैक्सीन धीरे धीरे वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ी है, ट्रैवल जो और टूरिज्म है उसकी जो हमारे को देखा जाए ओपनिंग अप हो चुकी है। काफी हद तक ट्रैवल एंड टूरिज्म थोड़ा सा पुराने टाइम का वापस आ चुका है और धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो RateGain stands to boost its growth and revenue in the coming time। और जैसे कि मैं आगे बात करूं तो RateGain जो है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ और रेवेन्यू को आगे बढ़ा लेगा। थ्रेट की बात करूं कि इस कंपनी के लिए क्या थ्रेट है, तो हैवी डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल सेक्टर कैन बी परसीव्ड एज अ थ्रेट। एनी चेंजेस इन द पॉलिसी और अ रेगुलेशन ऑफ दिस सेक्टर हैज एन इमीडिएट इफेक्ट और अ RateGain ऑपरेशन। अभी जैसे कि हम बात करें तो ये कंपनी आपको पता है सिर्फ प्रोवाइड कर रही है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सर्विस। अगर कोई यहां पर पॉलिसी का रिलेटेड चेंज आ जाता है या कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं तो कहीं हद तक इनके लिए थ्रेट है इस चीज को। अब मैं बात करूंगा मेरे व्यू की, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अभी देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ओवरऑल इस आईपीओ का हमारा क्या बनता है। मतलब अगर मैं बात करूं, देखिए ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर से ये कंपनी है, उन लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ट्रैवल कंपनीज को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कंपनीज को ये जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। ओवरऑल एक न्यू स्टार्टअप है। फाइनेंशियली बात करूं अभी लॉस मेकिंग है ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड के पिछले 2 साल में इनको लॉस देखने को मिला। जैसे जैसे मैं देख रहा हूं आने वाले टाइम में इस टाइम कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। एक नया वेरिएंट आया, आप सभी को पता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसके इंडिया में भी ऑलमोस्ट 23 केसेस आ चुके हैं। इससे कहीं हद तक इस कंपनी के लिए एक मेरे को अभी लगता है कि कहीं हद तक कहीं फ्यूचर में अगर वो चीज बढ़ी, हम तो चाहेंगे कि ना बढ़े, बट अगर वो बढ़ती है तो इस कंपनी को फिर से जैसा 2 साल में लॉस देखा है वैसा लॉस देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं इसके ऊपर लिस्टिंग गेन के लिए या अगर लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं कुछ भी व्यू यहां पर नहीं रख रहा। जो भी मेरा व्यू होगा लास्ट में मैं आपको जरूर बता। तो अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो इस टाइम अभी का जो लास्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो आया है वो आया है 50 रुपीज पर शेयर। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं हमें 1500 से ऊपर का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू प्रॉफिट हो सकता है। बाकी डिसीजन जो इसमें होगा मैं फाइनल डे में लूंगा और डिसीजन मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो मैं अपना डिसीजन वहां शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नहीं तो सर्च करिए फाइनेंशियल अड्डा और ज्वाइन हो जाइए। 11,000 से 11,500 प्लस मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं अपना डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन आपको उसी में बताऊंगा। बाकी ओवरऑल ठीक ठाक आईपीओ है, बहुत बढ़िया भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं, ओवरऑल ठीक ठाक एक कंपनी है।
देख सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकती है। आज की रिव्यू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप सभी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।